हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। जैसे कि हमने कल की क्लास में जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि लाइफ स्किल्स का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। क्योंकि यूपी प्राइमरी सुपर टेट में जीवन कौशल से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, जैसे हर एक टॉपिक। तो अगर हम अपने 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारे 10 नंबर इसमें पक्के हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस हमें थोड़ा समझना होता है। तो अगर आप आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम इसके एटमोस्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, लचीला है या कठोर है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लचीले का मतलब होगा जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं संशोधन के द्वारा, और कठोर होता है कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंजेस किए जाते हैं, तो इसीलिए भारतीय संविधान होगा लचीला, ऑप्शन ए। संवैधानिक प्रावधान है, इनमें से संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो भी संवैधानिक प्रावधान है, और जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है ये भी संवैधानिक प्रावधान ही होते हैं। जिनके लिए कोई भी आर्टिकल डिसाइड होता है उन सबको रखा जाता है संवैधानिक प्रावधान में। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसका विवरण कौन से भाग में किया गया है, पार्ट 4 ए में। क्योंकि पार्ट 4 तो था ही, लेकिन उसके बाद जो है ए अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। तो पार्ट 4 ए में जो है वो क्या है, नागरिकों के मूल कर्तव्य। और अगर 4 में पूछे पार्ट में तो क्या होते हैं, डी नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, अब बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हैं कितनी। तो वो हैं अब 11। पहले जो है ये 10 थी केवल, और लेकिन अब इनको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 11, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं। तो जो 41 और 46 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए उसके कल्याण से संबंधित है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ये आपको सिविक्स में भी हेल्पफुल रहेगा, और इसमें जीवन कौशल में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संविधान कितने भागों में विभाजित है, कि वो जो पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से है तो उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं संविधान में वो कितने बताए गए हैं, 6। पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसीलिए अब संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। शांति की स्थापना के लिए किस मूल्य की आवश्यकता होती है। तो शांति की स्थापना के लिए हमें कौन से मूल्य की आवश्यकता होती है, संवैधानिक मूल्यों की, ऑप्शन ए। व्यक्ति में कौन से मूल्य होते हैं। तो व्यक्ति में दोनों ही टाइप के मूल्य होते हैं, संवैधानिक मूल्य भी होते हैं और मानवीय मूल्य भी होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, मीन सभी जगह हैं, के विकास का अर्थ है, मतलब अगर हम मानवीय मूल्य जो ह्यूमन वैल्यू है अगर उनका विकास करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, मीन्स उसका अंगीकरण करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जो होता है, मेन जो पूछा है इसमें, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या बुद्धि का सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा का इसमें ऑप्शन सी दे रखा है, ए और बी दोनों। अगर दोनों दे रखे हैं तो हम दोनों को टच करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन सी अगर यहाँ नहीं होता तो हम केवल लगाते मानव व्यक्तित्व का जो मेन सर्वांगीण विकास है वो भी करना होता है, और बुद्धि का सर्वांगीण विकास भी होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है मानव जीवन का आधार है। मानव जीवन का आधार क्या होता है, व्यवसाय भी होता है, नीति भी होती है, आचरण भी होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मानवीय मूल्य जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक है उनके विकास का अर्थ है, यह भी आया था, अंगीकरण। नेक्स्ट है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनटचेबिलिटी को जो खत्म किया गया है, तो वो किस आर्टिकल में बताया गया है ये बताना है। तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल
17 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा उद्देशिका में नहीं है ये बताना है। प्रस्तावना में मीन्स जो उसका ऑब्जेक्ट था उसमें क्या चीज इनमें से नहीं है? तो समाजवादी वर्ड भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है, लेकिन जो लोक कल्याण वर्ड है वो उसकी प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो केवल निलंबित किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, परंतु जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर के सड़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी भांति मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड भी आवश्यक होता है। अतः जिस प्रकार राज्य एक आवश्यक बुराई है, उसी भांति दंड भी एक आवश्यक बुराई है जिसको हमें अपनाना ही पड़ता है। तो ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था पी रैन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पुरस्कार के लाभ हैं। तो अगर हम किसी को पुरस्कार देते हैं, प्राइज देते हैं, तो उसके क्या लाभ होंगे? तो शक्तियों द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, बिल्कुल ठीक है। आनंद और प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। नियमित व कर्तव्य परायण होकर हम कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक दंड देना, अगर फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो कैसा है? उचित तो होगा नहीं, या बहुत ठीक ये भी नहीं होगा, ना सही होगा, वो कैसा होगा? हमारा अनुचित। पुरस्कार कितने प्रकार का होता है? पुरस्कार ये बताना है कितने प्रकार का होता है। तो पुरस्कार होता है 2 प्रकार का, एक आंतरिक पुरस्कार और एक बाह्य पुरस्कार। दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? तो दंड से जो है वो किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है? क्रोध की भावना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दंड किस प्रकार का साधन है? सुधारात्मक साधन है या प्रतिरोधात्मक साधन है? तो जो दंड को माना जाता है वो एक सुधारात्मक साधन माना जाता है, अगर हम पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे तो। नेक्स्ट है, पुरस्कार का नकारात्मक पक्ष है। अगर हम पुरस्कार जो प्राइज होता है, अगर हम उसका देखें कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो देखना है हमें। लालच होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो पुरस्कार का अगर नकारात्मक पक्ष देखेंगे तो ये सभी होंगी। लालच भी आएगा उससे, और ईर्ष्या भी होगी, और द्वेष भावना भी उत्पन्न होगी। दंड किस प्रकार का प्रेरक है? दंड को किस प्रकार का प्रेरक माना जाता है? नकारात्मक या सकारात्मक? अगर हमसे पुरस्कार पूछा जाएगा तो ये कैसा आएगा? सकारात्मक प्रेरक। और अगर हमसे दंड पूछा जाएगा तो वो कैसा प्रेरक आएगा? नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रेरक। पुरस्कार का महत्व है। पुरस्कार का महत्व लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी होता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होता है, और स्वस्थ अच्छी अच्छा वाला कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, दंड की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? जो दंड की प्रकृति है वो बालक के अनुरूप या शिक्षक के अनुरूप या कार्य के अनुरूप? तो दंड की जो प्रकृति है वो कार्य के अनुरूप होनी चाहिए, कि जिस टाइप का कार्य किया गया उसी के अकॉर्डिंग दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, पुरस्कार एवं दंड है। पुरस्कार और दंड जो है वो दोनों क्या हैं? तो हमें ये तो पता चल गया कि जो पुरस्कार है वो सकारात्मक प्रेरक है, और दंड है वो है हमारा नकारात्मक प्रेरक। तो दंड को तो सकारात्मक में हम रख ही नहीं सकते, तो यहाँ पर पूछा ऐसी चीज़ जो दोनों में मिला करो, तो ये आएगा कृत्रिम प्रेरक, आर्टिफिशियल मोटिवेटर का काम करते हैं, पनिशमेंट और प्राइज। दंड देने से पहले किस विषय में सोचना चाहिए? दंड देने से पहले अपराध की मात्रा के बारे में सोचना चाहिए, कि कितना अपराध कि अपराध उसने कितना किया है, कितनी गलती की है, और अपराध के कारण। तो ये दोनों ही चीज़ सोचनी चाहिए कि कितनी गलती की है और क्या गलती की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षा के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो जो शिक्षा के व्यावसायिक आचरण के मानक होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? एनसीईआरटी के द्वारा, या फिर एनसीटीई के द्वारा, या न्यूपा के द्वारा, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा? तो जो शिक्षक के व्यावसायिक आचरण, तो शिक्षक के बारे में जब भी टीचर से रिलेटेड कोई चीज़ डिसाइड करनी होती है तो वो कौन डिसाइड करती है? एनसीटीई। और अगर सिलेबस या करिकुलम के बारे में डिसाइड करना होता है तो वो करती है एनसीईआरटी। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षक का मूल कार्य क्या है? शिक्षक का जो मूल कार्य है वो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, या छात्रों को उनकी गलतियां बताना है? तो ये तो गलत ही हो जाएगा। अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना,
या छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो जो मूल पूछा है, जो मेन कार्य है वो है कि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं। मतलब वो जो चीज़ को वो इजीली करके सीख सकते हैं। किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, ये भी वो अगर करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। बीज बोकर पौधे उगाना, ये भी। मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, ये भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ परियोजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। तो जो लेसन प्लान होता है वो एक अच्छे लेसन प्लान में सबसे ज़्यादा टाइम किसको देना चाहिए? भूमिका मीन्स प्रस्तावना को, छात्रों की शंकाओं के निवारण को मीन्स उनके जो डाउट्स हैं उसे क्लियर करने में, या विषय के प्रस्तुतिकरण को प्रेजेंटेशन में, या फिर गृह कार्य होमवर्क को। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम है वो देना चाहिए एक अच्छी पाठ्यचर्या में विषय के प्रस्तुतिकरण को, कि हम कितने ज़्यादा अच्छे से उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का कारण क्या है? तो वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का कारण है कि शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, की जो एक शिक्षक पे होने चाहिए 30 बच्चे, लेकिन ये जो रेशो होता है ये ज़्यादातर स्कूलों में गड़बड़ रहता है। इसी की वजह से जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बेकार होती चली जा रही है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो जो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा थी उसका स्वरूप कैसा था? कि वहाँ पर धार्मिक संस्कारों का ज्ञान कराया जाता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाने पर महत्व देना चाहिए, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, या छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर होगा कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो साहस की भावना अगर उनमें पैदा करनी है तो अध्यापक को क्या करना होगा? उन्हें साहस व पराक्रम का बखान करने वाली कहानियां भी सुनानी चाहिए और उन्हें साहसिक कार्यों में भी लगाना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? उचित होता है। इससे दोनों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो कम होती हैं, कि अध्यापक बच्चों को और बच्चे अध्यापक को अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? तो इससे रिलेटेड होगा कि छात्र में अध्ययन के प्रति जो है वो अरुचि पैदा हो जाती है, कि वो अच्छे से मतलब उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्तमान मूल अधिकार हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था कि जो वर्तमान में मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? तो वर्तमान में मूल अधिकार हैं 6। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होती है वो क्या है? एक भौतिक अवस्था है, एक सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, या मनोवैज्ञानिक अवस्था है? तो जो अभिप्रेरणा है वो एक साइकोलॉजी की स्टेट होती है, मनोवैज्ञानिक अवस्था। कक्षा के लिए पाठ योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किस बात पर ध्यान देना चाहिए? कि प्रकरण के लिए निर्धारित शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो जाए, पाठ्यचर्या के जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों, कक्षा के औसत दर्जे के छात्रों को लाभ हो, या ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो उनका शिक्षण उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाना चाहिए और जो पाठ्यचर्या के लक्ष्य हैं वो भी होना चाहिए, और ज़्यादातर बच्चों को सभी को लाभ होना चाहिए। ऑप्शन डी। भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में क्या होगा अगर वो कंपैरिजन मेथड को अप्लाई करेगा? तो इससे निरीक्षण के गुण का विकास होता है, ये भी होगा, और सोचने के गुण का विकास होगा, और परीक्षण के गुण का विकास होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान किस टाइप से करेंगे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का या पहले बड़े बच्चों का? तो अगर सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो किस टाइप से करेंगे उसका हल? सामूहिक ढंग से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम है वो किसके लिए चलाया गया था? प्राइमरी स्कूलों के लिए। ऑप्शन ए। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाएं तो क्या होगा? तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, या फिर भौतिक वातावरण में भी कमी हो सकती है, और शिक्षण में भी कमी हो सकती है। तो इनमें से
कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो छात्रों में भी खुद में भी कमी हो सकती है, या वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट भी ख़राब हो सकता है, या फिर टीचिंग में ही कोई कमी हो सकती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ऑप्शन ए। समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि ये बताना है क्या अपेक्षा करता है। उसका आचरण व व्यवहार प्रेरणा व सत्यता की तस्वीर हो, ये भी ठीक है। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी या भेदभाव ना करे। वह कमजोर व मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। तो यहाँ पर होगा आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है वह छात्र समूह अच्छा लगता है, जिसमें एक छात्र समूह सबसे अच्छा कौन सा लगता है, जिसमें कौन से गुण होने चाहिए? तो सेवा का भाव होना चाहिए, आदर रेस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग परिश्रमी होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आज के हमने ये लगभग 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं जीवन कौशल के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों प्रैक्टिस सेट कैसे लगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।